भाजप सरकारविरुद्ध काँग्रेसची स्पीकअप मोहीम. विरोधकांच्या मागण्या कानामागे टाकणाऱ्या भाजप सरकारविरुद्ध विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून स्पीकअप मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 28 मे रोजी दुपारी 11 ते 4 वाजेपर्यंत ही मोहीम राबवण्यात आली. कोरोना व्हायरसच्या संकट काळात सर्वात जास्त प्रभाव पडलेल्या स्थलांतरित मजूर तसंच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या मदतीसाठी काँग्रेसनं ऑनलाईन मोहीम चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. स्पीकअप या मोहिमेत सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरुवात झाली होती. संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत ही मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत पक्षाचे नेते, समर्थक आणि कार्यकर्त्यांशी ऑनलाईन माध्यमातून संवाद साधण्यात आला. या मोहिमेत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तसंच काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसहित अनेक मोठे नेते सहभागी झाले आहेत. पक्षानं केलेल्या दाव्यानुसार या मोहिमेत 50 लाखाहून अधिक कार्यकर्ते आणि समर्थक सहभागी झाले होते. आर्थिक परिस्थिती, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न तसंच बेरोजगारी या संकटावर स्पीकअपमध्ये चर्चा केली गेली. स्पीकअप इंडिया हैशटैग वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड करा. पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश में तो नंबर 1 ट्रेंड करा ही करा 10 बजे से लेके 5 बजे तक, लेकिन वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड हमारे स्पीकअप इंडिया ने किया. ये एक अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और किस तरीके से लोग आगे बढ़ चढ़ करके सरकार को बता रहे हैं उनकी परेशानियां और सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो. आपको हम लोग बताना चाहते हैं, हमारी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने इसमें पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो लिंक्स दिए हैं उसको इकट्ठा किया है सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर. तो 57.3 लाख 57 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के और नेताओं के, हमारे सीनियर लीडर्स के लिंक्स अभी तक के हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में सबमिट हो चुके हैं. और हम सब लोगों ने मिलकर के इसको जो कैलकुलेट किया है हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने, तो 10 करोड़ से ज्यादा रीच इन सभी के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सम्मिलित रूप से हुआ है. और ये 10 करोड़ लोगों की रीच है. आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो इंप्रेशन होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होता है रीच से. और ये 10 करोड़ तो केवल रीच है, जो कि हमारे 57 लाख से भी ज्यादा कांग्रेस के सिंपथाइजर्स, कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर के उनकी बात करी है. तो अगर सही मायने में स्पीकअप इंडिया कैंपेन का नतीजा, रिजल्ट बताया जाए तो ये एक वर्चुअल रियलिटी 10 करोड़ लोगों की हमारे देश के अंदर देश की सरकार को जगाने के लिए एक तरीके से हुई है. तो हम लोग ये मानते हैं कि ये 10 करोड़ लोगों की एक तरीके से वर्चुअल रैली एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक आयोजन किया है इस सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से. और 10 करोड़ लोग इससे हम लोग रीच कर पाए हैं और 10 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस पूरी के पूरे हमारे कैंपेन के अंदर. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 10 करोड़ की वर्चुअल रैली एक तरीके से हुई है. अब तो सोई हुई सरकार को जागना चाहिए, ऐसा हम लोगों का इस सरकार को कहना है. साथ ही साथ में हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे देश की साधारण जनता को, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. नहीं तो 10 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी वर्चुअल रैली कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती अगर देश के साधारण जनता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया होता. हम धन्यवाद करना चाहते हैं कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, देश के कोने कोने में अलग अलग जगह के ऊपर फैले हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के वरिष्ठ से वरिष्ठ हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, हमारे एआईसीसी के ऑफिस बेयरर्स, हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे सभी जनरल सेक्रेटरीज, सभी हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, हमारे सभी पीसीसी के प्रेसिडेंट्स और ऑफिस बेयरर्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सारी के सारे हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और सारे सेल्स हमारे जितने भी हैं, सभी के पदाधिकारियों ने मिल करके इस 10 करोड़ लोगों की वर्चुअल रियलिटी को सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया है स्पीकअप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से, स्पीकअप इंडिया के माध्यम से अपनी आवाज और जनता की आवाज को जो बुलंद किया है, कांग्रेस पार्टी इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है. लोगों का अगर समर्थन नहीं होता है, कभी हम कितना भी मार्केटिंग कर लें वो हिट नहीं होता. आपके माध्यम से मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सही में मैं सोशल मीडिया हेड हूं. मैंने नहीं सोचा था कि लोग इतनी ज्यादा संख्या में हमको समर्थन करेंगे. लोगों ने गांव से लेके किसानों ने अपने वीडियो भेजे, युवाओं ने अपने वीडियो भेजे, महिलाओं ने भेजे, हर आदमी जो परेशान है जिसने जिस प्रकार से अपनी चीजें हमको भेजी है. मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए कि इतना बड़ा
हमने किस प्रकार से कैंपेन में सफलता प्राप्त की। आपके माध्यम से देश की जनता को धन्यवाद करूंगा, और देश के कांग्रेस के हर छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ का हो चाहे वो बड़ा नेता हो, सब ने अपने फेसबुक पे जाके जिस प्रकार से हम लिंक ले रहे हैं हर स्टेट से, जिस प्रकार से माखन जी ने आंकड़ा दिया, और भी ये लिंक बढ़ेगी। मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो जनता के लिए हमने आवाज उठाई, ये एक शुरुआत है। ये वर्चुअल रैली जो माखन जी ने शब्द यूज किया, पूरे विश्व में नंबर 1 पे ये ट्रेंड हुआ है। इसका मतलब इसका समर्थन कितना बड़ा है वो देखिए। यहाँ पे कोई कांग्रेस की बात नहीं थी, स्पीक अप इंडिया मतलब भारत बोले, और भारत ने आज बोला है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट पे देखिए, स्पीक अप इंडिया नंबर 1 ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तभी शक्य था जब पूरे देश की जनता ने इसको समर्थन किया। कांग्रेस एक माध्यम है। आपके माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि कई बार जनता की आवाज दबाने का जो प्रयास हुआ है हमारे देश में किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा, अब वो नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जहां पे जनता की आवाज बनकर हम और तेजी से उभरेंगे, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी उसने आज जो निभाई है, जनता को विश्वास दिलाते हैं। आपके मुद्दे जो भी होंगे प्लीज हमारे साथ जुड़िए, हमको बताइए। हम आपकी पीड़ा को सरकार के सामने लेके जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अहंकार छोड़े और देश की जनता की जेब में पैसे डाले। तभी हम लोग हमारे अर्थतंत्र को और जनता की जो पीड़ा है उसको हम लोग नॉर्मल कर पाएंगे। 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक इस देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। जिस तरह से इस लॉकडाउन को क्रियान्वित किया गया, इससे करोड़ों लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से तबाह हो गए। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूरों की, श्रमिकों की दुर्गति की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया अपने घर, आवास और निवास पहुंचने के लिए। वो 1947 की त्रासदी भारत के विभाजन की याद दिलाता है। जिस तरह भारत की सड़कों के ऊपर अपना सामान सिर पे उठाए हुए छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए, उनमें उनके पैर में छाले और घाव पड़े हुए लोग अपने घर चले जा रहे थे, और इस असंवेदनशील सरकार, एनडीए भाजपा की सरकार, इनके सर के ऊपर जू नहीं देंगी। इनके मन में कोई दया और या करुणा का ख्याल नहीं आया, और जिस कारण से वो लॉकडाउन किया गया, वो कारण भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जब 23 मई को लॉकडाउन हुआ था, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के 341 केस थे। आज 1-1.5 लाख से ज्यादा केस हैं, और अस्पतालों में भी जो क्षमता है वो पूरी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एनडीए की सरकार से, और ये मांग करती है कि जितने विस्थापित लोग हैं, जिनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, उनको सीधे तौर पे सरकार मुआवजा दे, उनकी जिंदगी जो तबाह की गई है वो वापस लीहों पर आ सके, और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुख्ता। आज अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं पूर्ण देशामध्ये स्पीक अप इंडिया नावाचं अभियान आपण सुरू केलेलं आहे। मागच्या 2 महिन्यापासून आपण जर पाहिलं असेल तर जवळजवळ 31 जानेवारीला या देशामध्ये पहिला कोरोनाचा रुग्ण लक्षात आला। 12 फेब्रुवारीला काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या संदर्भामध्ये सरकारला विनंती केली होती की आपण याच्याकडे लक्ष द्या, हे अत्यंत अवघड असा प्रकार आहे। 12 फेब्रुवारीला ज्यावेळेस राहुल गांधींनी सरकारला ट्विटद्वारे विनंती केली की या कोरोनाच्या महाभयंकर अशा संकटाकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे, त्यावेळेस 12 फेब्रुवारीला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं की आम्ही ट्रम्प साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी फार इच्छुक आहोत। म्हणजे एकीकडे कोरोनासारखं महाभयंकर संकट समोर येत असताना पंतप्रधानांचं लक्ष जर कोणाकडे असेल तर ते ट्रम्प साहेबांच्या स्वागताकडे होतं। पुढचे 20 दिवस, 12 फेब्रुवारी नंतरचे 20 दिवस सरकारनं केवळ नमस्ते ट्रम्प आणि ट्रम्प साहेबांचं स्वागत करण्यामध्ये घालवले। नंतरच्या काळामध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की कामगारांसाठी आपण पॅकेज द्या. सरकारला विनंती केली, भारत सरकारला, की आपण जे मजूर आहेत, जे श्रमिक कामगार आहेत, त्या सगळ्यांना मदत केली पाहिजे. परंतु दूरपर्यंत पंतप्रधान साहेबांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने याकडे लक्ष दिलं नाही. दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशचं सरकार पाडणं ही भारतीय जनता पार्टीची प्राथमिकता होती आणि मध्य प्रदेशचं सरकार, जे काँग्रेसचं लोकनियुक्त सरकार होतं, ते पाडण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीनं केला. आणि ज्यावेळेस करोनाचं संकट पूर्ण जगाला करोनाच्या संकटानं व्यापलं, तरीही भारत सरकारचं याकडे लक्ष नव्हतं. राहुल गांधींनी मधल्या काळात अनेक वेळा सरकारला विनंती केली की आता नमस्ते ट्रम्प इव्हेंट झाला, मध्य प्रदेशचं सरकार पाडून झालं, आता तरी याच्याकडे लक्ष द्या. तरी सुद्धा सरकारचं याच्याकडे गांभीर्य नव्हतं. आपण पाहत असाल 22 मार्चला जनता कर्फ्यूची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. 23 तारखेला 8 वाजता पंतप्रधान हे नेहमीप्रमाणे सगळ्यांच्या समोर आले आणि 4 तासाच्या आत लॉकडाऊनची घोषणा त्यांनी केली. केवळ 4 तासाच्या आत लॉकडाऊनची घोषणा झाली. हजारो लाखो लोक हे अडकलेली होती. श्रमिक, कोणी मध्य प्रदेशमध्ये होतं, कोणी मुंबईमध्ये होतं, कोणी गुजरातमध्ये होतं, त्यांना त्यांच्या घरी जायचं होतं, पण त्यांना फक्त 4 तासाचा वेळ देण्यात आला आणि त्यामुळे त्या 4 तासाच्या वेळेमध्ये त्यांना कुठे जाता आलं नाही. प्रचंड अडचणीचा प्रसंगामध्ये हे सगळे सामोरे गेले. आणि दरम्यानच्या काळात भारत सरकारनं काय केलं तर व्हेंटिलेटरचा पुरवठा देशामध्ये नव्हता. जे डॉक्टरांसाठी आवश्यक असलेले PPE किट या ठिकाणी उपलब्ध नव्हते. कुठलीही मेडिकलची जी आवश्यक गरजा होत्या त्याही या सरकारने याच्यामध्ये काम केलं नाही. आणि त्यामुळं एकीकडं अडकलेले श्रमिक मजूर, दुसरीकडं डॉक्टरांकडं जी वैद्यकीय उपकरणं पाहिजेत त्याचा कुठेतरी तुटवडा होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे लॉकडाऊनचा विषय झाला. देशातल्या सगळ्या अर्थतज्ञांनी सांगितलं की प्रत्येक देशामधल्या 50% गरीब लोकांना त्वरित आर्थिक मदत केली पाहिजे, त्वरित पैसे त्यांच्या खात्यात टाकले पाहिजे. जो गावी जाणारा माणूस आहे त्याला वाहनाची व्यवस्था करून दिली पाहिजे. परंतु भारतीय जनता पार्टीचं केंद्रातलं सरकार हे पूर्णपणे याच्यात अपयशी ठरलं. त्यांनी कुठलंही लक्ष यामध्ये दिलं नाही. दरम्यानच्या काळात राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिली, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिली. परंतु जी मदत सरकारकडून सर्वसामान्य माणसाला, गोरगरिबाला व्हायला पाहिजे ती झाली नाही. आज पाहत असाल तर जवळजवळ 2 महिने सगळ्यांचे उद्योग बंद आहे. जो बिचारा ज्याचा पानाचं दुकान आहे, ज्याचं पोट हे हातावर अवलंबून आहे, दररोज कमवलं तरच खाता येतं, अशी सगळे छोटी माणसं, मध्यम व्यापारी हे अत्यंत अडचणीत सापडलेले आहेत. आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं देशातल्या किमान 50% लोकांच्या खात्यामध्ये लगेच पैसे जमा करायची गरज असल्याचं देशातल्या सगळ्या अर्थतज्ञांनी सांगितलं, विदेशातल्या अर्थतज्ञांनी सांगितलेलं आहे. कारण आज प्रत्येक माणूस अडचणीत आहे. जो नोकरी करत होता त्याचा पगार बंद आहे, जो व्यापार करत होता त्याचा धंदा बंद आहे. आणि त्यामुळे सरकारनं आता पुढे आलं पाहिजे, मायबाप सरकारनं पुढे आलं पाहिजे केंद्रातल्या, आणि त्वरित मदत केली पाहिजे. ही आपली या निमित्तानंची भूमिका आहे. आणि तुम्ही बघा इतर देशामध्ये अशा पद्धतीनं मदत करण्यात आली. आपल्या देशातलं जर परिस्थिती पाहिली असेल तर आपल्या देशामध्ये पाकिस्तानपेक्षा कमी टेस्ट घ्यायला लागलेल्या आहे. म्हणजे पाकिस्तानशी मोदी सरकार प्रत्येक वेळी स्पर्धा करतं, पण किमान पाकिस्तानपेक्षा जास्त टेस्ट तरी यांनी केल्या पाहिजे. ज्या पद्धतीनं आपल्याकडे औषधं मिळत नाहीये, आज हॉस्पिटलमध्ये जा व्हेंटिलेटरचा साठा तिथं दिसत नाहीये. डॉक्टर्स PPE किट मागतायत, 1.5-2 महिने डॉक्टरांना PPEची किट मिळालेली नाही. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये आज देशातलं एकंदरीत मेडिकल सेक्टर अडचणीत आहे. आणि तुम्ही पहा की अर्थमंत्री ज्या घोषणा करतायत त्या कर्जाच्या घोषणा करतायत. कर्ज द्यायचं असेल तर त्या कर्जासाठी जामीन आणायचा कुठून, त्या कर्जासाठी कागद आणायची कुठून, हा छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यापुढे, मध्यमवर्गीय व्यापाऱ्यांपुढे हा प्रश्न पडलेला आहे. अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. आपण पाहत असाल तर परदेशातून लोंढेच्या लोंढे आता देशामध्ये यायला लागलेल्या आहेत. कारण परदेशामधल्या नोकऱ्या ह्या आपल्या भारतीयांच्या हातातून गेल्या. आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा पहा, आपल्या देशामध्ये सुद्धा पहा
की हजारोच्या संख्येनं लोक आता गावाकडे पोहोचायला लागले. मग गावाकडे जी लोक पोहोचत आहेत त्या गावाकडे मग कोणी उत्तर प्रदेशला पोहोचलं असेल, कोणी बिहारला गेलं असेल, कोणी बंगालला गेलं असेल, कोणी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जे आमचे सगळे बंधू आणि भगिनी आलेले आहेत त्यांच्या हाताला काम कसं द्यायचं हा सगळ्यांसमोरचा प्रश्न आहे. आणि राज्य सरकारांची अवस्था अशी आहे की केंद्र सरकारनं जर आर्थिक पुरवठा केला नाही, केंद्र सरकारनं जर आर्थिक मदत केली नाही तर कसं कारभार चालवायचा हा प्रश्न राज्य सरकारच्या पुढे आहे. महाराष्ट्राचं एकट्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर मागच्या 6 महिन्यापासून 25,000 कोटी रुपयाचा जीएसटी केंद्र सरकारनं थकवलाय. केंद्र सरकार जीएसटी द्यायला तयार नाही, केंद्र सरकार कुठली मदत द्यायला तयार नाही. ज्या ट्रेन्स सुरू करण्यात आल्या होत्या त्या ट्रेनचे सगळेच्या सगळे पैसे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची लोक ज्या ज्या ट्रेन्स महाराष्ट्रातनं धावल्या त्या ट्रेनचे पैसे एक तर काँग्रेस पक्षानं किंवा या राज्यातल्या सरकारनं भरलेले आहेत. लोकविकास आघाडीच्या सरकारनं हे पैसे भरलेले आहेत आणि एकही नवा रुपया केंद्राच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारनं या गोरगरीब लोकांना जे आपापल्या गावी चालले होते त्यांना मदत केलेली नाही. आणि त्यामुळं अशा पद्धतीनं तुम्ही पाहत असाल की परदेशातनं आणणाऱ्या लोकांना आपल्या अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, आपलेच सगळे बंधू भगिनी आहेत त्यांना तुम्ही मुफ्त आणताय, त्यांना तुम्ही फुकट घेऊन येताय. मग या देशामध्ये रेल्वेमध्ये जाणारा आमचा बंधू असेल, आमची भगिनी असेल तर तिला किमान या संकटाच्या काळात तरी मोफत रेल्वे चालवायला काय हरकत आहे हा प्रश्न या निमित्ताने विचारण्यात आला. आणि सरकार सांगते आर्थिक अडचण आहे. मग जर सरकारकडे आर्थिक अडचण असेल तर 25,000 कोटी रुपये पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर, 25,000 कोटी रुपये नवीन संसद बिल्डिंगच्या बांधकामावर, 25,000 रुपये मंत्र्यांची चांगली घरं बांधण्यासाठी आपण कशासाठी खर्च करतो. जर आपली स्थिती चांगली नाही आहे तर तेवढेच 25,000 कोटी लोकांना देऊन टाका, तेवढेच 25,000 कोटी सर्वसामान्य माणसाच्या खात्यामध्ये जमा करा. 1 लाख कोटीची बुलेट ट्रेन, मुंबई टू अहमदाबाद जाण्यासाठी 1 लाख कोटीची बुलेट ट्रेन तुम्ही करताय. तेच 1 लाख कोटी रुपये जर या करोनाच्या संकटात वापरले तर सर्वसामान्य माणसाला मदत होईल, देशातल्या डॉक्टरांना चांगली साधनं मिळू शकतील, करोनाचा लढा आपण ताकदीनं लढू शकतो. आणि त्यामुळं आमचं केंद्र सरकारला विनंती या निमित्तानं आहे की तुमच्याकडे पैशाची तुटवडा असेल तर नवीन पार्लमेंटची बिल्डिंग बांधू नका. पंतप्रधानांचं नवीन घर बांधायची गरज नाहीये, मंत्र्यांना आता नवीन घरं लगेच करायची गरज नाहीये. 1 लाख कोटीची बुलेट ट्रेन त्याच्यासाठी वापरले जाणारे पैसे हे करोनाच्या लढ्यामध्ये तुम्ही वापरा, पण सर्वसामान्य माणसाला मदत द्या. सर्वसामान्य माणूस आज खूप अडचणीत आहे. शेतकरी जर पाहत असाल तुम्ही, हिंगोलीतला शेतकरी घ्या, नांदेडमधला शेतकरी घ्या, पंजाबमधला शेतकरी घ्या, देशातल्या कानाकोपऱ्यातला कुठलाही शेतकरी घ्या, आज त्याचं शेतातलं पीक हातातून गेलेलं आहे. 2 महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळं त्यानं आणलेल्या पिकाची, त्यानं काढलेल्या पिकाचं कवडीमोल दाम सुद्धा त्याला मिळालेलं नाही. जेवढे पैसे त्याच्या लागवडीसाठी लागले तेवढे सुद्धा पैसे निघालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी अत्यंत हताश झालेला आहे, अत्यंत निराश झालेला आहे. या शेतकऱ्याला त्वरित मदत करण्याची गरज आहे. आणि त्यामुळं माझी या निमित्तानं केंद्र सरकारला विनंती आहे की आपण अनेक मोठ्या मोठ्या लोकांची कर्ज माफ केली. whole world is facing a challenge from a furious corona. Any epidemic of this nature needs a successful 3-dimensional approach. The 3 dimensions are medical, social and political. In this government, Modi government now, on my opinion, they have miserably failed in handling this corona epidemic. If the government, central government could have followed the suggestions from the Congress President Sonia Ji and former Congress President Rahul Ji, this epidemic would not have entered into this country to this level. In the beginning of February 2020 itself, Rahul Ji has warned the government many times, both through the media and also in the floor of the parliament, to take a necessary immediate steps to control this coronavirus. But they have miserably failed because of they called the US president and in Ahmedabad and they want to make a big show off
the thing like that. Because of that, now government has totally in a directionless way. They don't know how to control the disease now. In my opinion, I feel this government has miserably failed in tackling the epidemic. Now, when the government has announced a lockdown, but they have not applied their mind in looking after each and every individual's cross-section of this society. Crores and crores of the daily laborers, their livelihood depends on day-to-day earning. Government has announced 20 lakhs crores of stimulus and made a headline news. But none of the laborers, daily laborers, couldn't get anything from this 20 lakhs crore rupees. Only the government has announced 1,000 rupees, state government has announced 1,000 rupees and 5 kg rice. That is the only one thing in this 60 days of lockdown the citizens of this country has enjoyed from the government. When they have lost their job, their livelihood, it is the duty of the government to rescue them and support them morally, financially and politically. When the Congress President Sonia Ji has mentioned about give them 7,500 rupees to each household, if they would have followed that, the entire coronavirus epidemic would have been controlled at this time. The all-party meeting convened by the Congress President, they have to take a decision of requesting the government to provide 10,000 rupees to each household. They are not in a position to survive without any income. So now again and again I insist, the government, Modi government, there is no other way other than giving them 10,000 rupees to each household to control this epidemic and also to safeguard the livelihood of the common man. The government has announced 20 lakhs crore rupees in stimulus. They have mentioned about micro, small industries and MSME units and all. But what is the benefit from the government that my micro sector or the MSME companies are getting? Nothing. They have put so many conditions. In that, not even 20% of the companies will not entitled to avail the loans. From the beginning itself, the Congress has demanded the government to provide the salaries for the MSME units and the small and micro sector industries. When the Congress government was there, Congress government has implemented a Rajiv Gandhi Shraman Kalyan Yojana scheme. On that scheme, any individual working in a company, in private sector or a cooperative sector, if they have paid ESI subscription for continuously 3 years, that employee is eligible to get their full monthly salary for a year if any unnatural things happen to the industry or if the industry is locked down. So when the government has asked to announced a lockdown, it is the duty of the government to provide them their salary from their contribution to the ESI. In that aspect also they have miserably failed, and crores of the migrant employees, they were stranded and they don't know how to connect with their family and they struggle like that for their day-to-day food. Government has told that they will support everything, but they have not taken them to their own native places. When the Congress President Sonia Ji has mentioned about them to safely send them back to their native, if they would have followed that, by this time the entire
disease would have been controlled in India. But every day it is constantly mutating. It is all because of the failure of the government. When the government was miserably failed to send them back to their native village, Congress has come forward and requested the government, we Congress party will take the responsibility of whatever the financial cost for transporting the migrant laborers from their working place to their native. The government, Modi government, has not allowed that also, and they have told that they will provide everything. But lakhs and lakhs of the laborers, even now they are stranded. The railway has not properly managed, buses are not properly managed, and these people without food, without water, they are struggling like anything. And moreover, they are emotionally and psychologically, each and every one got affected with these failures of the Modi government. So this is the right time. We have to think about, we have to request the government to provide 10,000 rupees to each household and try to immediately send the migrants to their native villages and support the industrial units, small, micro and MSME units, and the government has to come forward to provide the employees' salary in the full amount from the ESI. So these are the main things the government has to concentrate. Instead of preaching to others, the government has to first implement it, then they have to come forward, ask the common man to follow the footsteps of the government. Thank you. Brothers and sisters, Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi and our leader Sri Rahul Gandhi have made several positive suggestions to the central government in the past 60 days since the COVID-19 pandemic began spreading in the country. The suggestions include providing financial relief to the people amidst lockdown and managing the migrant crisis along with expanding our health infrastructure. Sadly, the central government has failed to act on these useful suggestions. As part of the Speak Up India campaign launched by the AICC on social media today, it is the prerogative of the opposition to echo the voice of our people. We want to reiterate two major demands to the central government to act on the same immediately. Number one, transfer of 10,000 rupees immediately to all the poor families to start the NAY scheme by transferring 7,500 to every person who doesn't pay the income tax. Without money into the pockets of poor, we are not going to overcome this crisis. Also, provide financial help, not loans, to small business so that the middle class has money in their hands. 2. Central government has mismanaged the migrant workers issue from day one. The transport should be made available to all migrant workers with adequate tests and without charge to ensure the safe return home. Employment opportunity should be provided to these workers. My state Manipur is now seeing heavy influx of migrant workers and students, etc., who are being sent without adequate testing. This has increased the number of COVID-19 cases in Manipur. In this context, I ask the central and the state government to act swiftly to ramp up the testing facilities. With utmost humility and in a completely non-partisan manner, I seek a positive assurance from the central government on these above issues. We should strive to fight together and defeat this pandemic. Jai Hind. नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस के बचाव के नाम पर पिछले 2 महीनों से भारत में लॉकडाउन है और पूरा देश जो है इस लॉकडाउन से प्रभावित है। जैसा कि सबको पता है, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब भाई बहन हैं, सबसे ज्यादा इसका असर उनके ऊपर पड़ा है और अफरा तफरी में अव्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई
और प्रवासी मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा से गरीबों के हक में, मध्यम वर्ग के हक में, प्रवासी मजदूरों के हक में अपनी आवाज बुलंद की है, उठाई है। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चालू किया है, स्पीक अप इंडिया। इस अभियान के तहत हम कुछ बातें जो हैं भारत सरकार से उठाना चाहेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके खातों में फौरी तौर पे 10-10 हजार रुपए जो हैं वो डाले जाएं। न केवल गरीब वर्ग के लोग, मगर जो लोग मध्यम वर्ग के भी हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं आज, उनके खातों में भी 10-10 हजार रुपए जो हैं वो डाले जाएं। जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग बिजनेस करते हैं, दुकानें चलाते हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटा मोटा कारखाना चलाते हैं, हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि ऐसे लोगों को ऋण की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को डायरेक्ट जो है वो कैश दिया जाए, पैसा दिया जाए, उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, लाभ दिया जाए, जिससे कि वो अपनी दुकानों को, अपने कारखानों को, अपने बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को वापस जो है स्थापित कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को वो पटरी पे ला सके। दूसरी हमारी मांग है प्रवासी मजदूरों को लेकर के। प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे पास भी अपने क्षेत्र से, मेरे अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि वो घर आना चाहते हैं, कुछ आ भी गए हैं। मगर हमारी ये मांग है कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार जो है निःशुल्क, बिना किसी पैसे लिए, व्यवस्थित तरीके से इनको घर पहुंचाने का इंतजाम करे। इसमें देखा गया है कि जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं या कहीं कहीं बसें चलाई जा रही हैं, ये जो ट्रेनें हैं, बहुत सारी ट्रेनों के बारे में पता चला कि वो अपना रास्ता भटक गई। अपनी मंजिल में जहां उनको 72 घंटे में या 48 घंटे में पहुंचना था, वहां 5-5, 6-6 दिन तक नहीं पहुंची। खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहां तक कि इस अव्यवस्था के चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, जो कि बहुत दर्द और दुख देने वाली घटनाएं हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो इसकी चपेट में आए। इसी तरह से जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाए, वाहनों की व्यवस्था की जाए, ताकि वो अपने घर तक आराम से बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके। साथ ही साथ भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे लोग जो वापस घर जाएंगे उनको बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हमारा ये मानना है कि नरेगा, जो कि कांग्रेस पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो मैंडेज हैं वो बढ़ा करके 200 दिन कम से कम कर दिए जाएं। इससे जो गांव में लोग गए हैं उनको कुछ काम मिलेगा, जो मजदूर गए हैं उनको कुछ सहारा मिलेगा। और मैं समझती हूं कि मनरेगा के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। जब तक हमारा जो किसान और मजदूर है वो मजबूत नहीं होगा, भारत की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी। साथियों, इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने आज 28 मई से स्पीक अप इंडिया, भारत बोलता है के नाम से ये कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें कि हमने कुछ मांगे रखी हैं भारत सरकार से, और मुझे विश्वास है कि आप सब हिंदुस्तान के जितने निवासी हैं सब मिलजुल कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे। ये अभियान गरीब वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है,
ये अभियान उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरियां चली गई। ये अभियान, ये आवाज उन लोगों के लिए उठानी है जिनके छोटे मोटे कारोबार जो हैं वो बंद पड़े हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस अभियान में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये आपका अभियान है, आपके लिए अभियान है और इस अभियान से भारत सरकार के कानों तक हम आवाज बुलंद करेंगे और इस आवाज को बुलंद करने में आपकी भागीदारी बहुत बहुत अति आवश्यक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी भागीदारी जो है जरूर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। नमस्कार। कोरोना के वैश्विक महामारी के इस समय में जब पूरा देश हमारा जूझ रहा है संकट के साथ, तब उस संकट की घड़ी में हमारी नेता सोनिया जी गांधी और हमारे नेता राहुल जी गांधी, इन दोनों के निर्देश से हमने संकटग्रस्त लोगों को मदद कार्य करने का कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने इस देश में प्रयास किया है। स्पीकअप इंडिया के माध्यम से हम आपके सामने कुछ मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। मुद्दा पहला ये है कि जो हमारा गरीब मजदूर है उसके खाते में 10,000 रुपये तुरंत डाल दिए जाए। आगे आने वाले 6 महीने में प्रति माह 7,500 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारा प्रवासी मजदूर है उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए, अपने गांव तक पहुंचाने के लिए उनकी निःशुल्क सेवा और विलास आयास में पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करे। तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एमएसएमई है, उसमें जो हमारे उद्योगी भाई हैं उनके लिए हमारी सरकार ने उनको अनुदान देना चाहिए, ना कि कर्जा। और चौथी हमारी मांग ये है कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे जो गरीब दिहाड़ी काम करने वाले मजदूर हैं उनको हाथ में काम मिलने के लिए कम से कम 200 दिनों का काम उनको मिले मनरेगा के अंतर्गत। इतनी हमारी मांग सरकार से है और स्पीकअप इंडिया के माध्यम से हम ये मांग आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट बातम्यांचे अपडेट करिता सबस्क्राईब करा पोलीस डायरी न्यूजला आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका। बघत रहा पोलीस डायरी न्यूज। धन्यवाद।